अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ मैं हूं अरूसा चौधरी और सबसे पहले पाकिस्तान में आज हम बात करेंगे उसी बहस के हवाले से जो काफ़ी दिनों से चल रही है पूरे मुल्क में। और इंतज़ामी यूनिट्स की हम बात करें, नए सूबों की हम बात करें, और अगर हम बात करें सूबों के हवाले से तो ये बहस जो है वो नए सूबों का मुतालबा ये कोई नया मुतालबा नहीं है। ये मुतालबा कई दिहाइयों से चल रहा है और इसमें आबादी, रकबे, इंतज़ामी मसाइल की वजह से आवाम तक जो हुकूमती वसाइल है या हुकूमती सहूलियात हैं उनकी रसाई महदूद होने की वजह से ये मुतालबा बहुत दहाइयों से किया जा रहा है। अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ चुका है क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बयान सामने आया था कि मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें इसे इंतज़ामी यूनिट्स में डिवाइड्स करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो क्या हमारे आइन में इसका कोई रास्ता मौजूद है, तो इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे कि हमारे आइन का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है। और उसके बाद अगर हम आइन के बाकी आर्टिकल्स को डिस्कस करें या उनका मुतालिया करें तो किसी भी सूबे की हदूद को तब्दील करने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं, किस तरीके से हम उनको तब्दील कर सकते हैं। हर वो सूबा जिसकी आपने सरहद को तब्दील करना है या उसमें कोई तब्दीली लेकर आनी है तो हमें सबसे पहले उसकी जो सूबाई असम्बली है उसकी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। और अगर उस सूबे की 2/3 अक्सरियत मिल जाती है और हमें इस तरह की चेंजेस करनी है तो इसके बाद हमें सेनेट और कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। अगर इनमें से किसी एक में भी हमें अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर इसका तरीक़ाकार क्या होगा। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो है रेफरेंडम के हवाले से। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर रेफरेंडम के हवाले से भी की जा रही है। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या आईनी पोजीशन है रेफरेंडम की हमारे आइन में, क्या हमारे आइन में इस चीज़ के बारे में कुछ लिखा गया है कि रेफरेंडम करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता। अगर करवाया जा सकता है तो उसकी शर्त क्या है, उसको करने का तरीका क्या है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MNA है पीपल्स पार्टी से नताशा दौलताना। बहुत शुक्रिया मोहतरम करने के लिए। और आई बिलीव कि आपने भी पिछले काफ़ी दिनों से ये बहस सुन रखी होगी और आप कहीं ना कहीं आपने इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। तो सबसे पहला तो सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका क्या ख्याल है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है या सिस्टम ठीक चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रूसा। जहाँ तक आपने बात की सिस्टम की, देखिए सिस्टम जो है वो हमारे उसमें बेहतरी की जो है वो ज़रूरत है। गुंजाइश मौजूद है। हम बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि सिस्टम जो है वो बेहतरीन चल रहा है। अगर तो सिस्टम बेहतरीन चल रहा होता तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन ना होती, हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त जिस तरह बर्बादी की तरफ जा रही है वो ना होता। हम जिस तरीके के साथ अभी आप देख रहे हैं कि वीट की हम जो है वो इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी शुगर का भी हमारा एक क्राइसिस आएगा। नौजवान जो है वो हमारा मुल्क छोड़ के जो है वो बाहर जा रहा है। तो ये सारे क्राइसिस ना होते, बट देयर इज ऑलवेज होप। मैं यस। यहाँ पे ये कहती चलूं कि हमें सिस्टम को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। देखिए सिस्टम कोलैप्स नहीं किया पाकिस्तान जो है इस वक्त। अगर आप आलमी सतह पर देखें तो पाकिस्तान एज अ पीस बिल्डर नेशन जो है वो अपनी जो सामने आया है, यकीनन इससे हमारे मुल्क को जो है वो बहुत एक आप कह लें इनकरेजमेंट मिली है और और लोगों ने सफारती अप्रिशिएट सतह किया पर और हमारी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हुई है। बाकी ममालिक ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया। तो ये कह देना का जी सिस्टम एंटायरली फेल हो गया है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। बट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, तो जिस तरह आपने कहा कि सिस्टम कोलैप्स नहीं किया लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की यकीनन बहुत ज़रूरत है, तो अगर हम बात करते हैं मौजूदा निज़ाम के अंदर रहते हुए इस सिस्टम को बेहतर करने के हवाले से, तो आपके नज़दीक ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए या जिनके हल के ऊपर हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए? देखिए मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में जो आइन है उसको जो फॉलो करना और उसकी जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि जो हमारा आइन है उसकी ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस तरीके से हमारा मुल्क तो नहीं चल सकता। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहती चलूँ कि जिस तरीके से हमारे बल्दियात का एक सिस्टम पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहाल था और वो बल्दियात आइन में देखें 3 टियर्स होती हैं। एक आपने एक फेडरल लेवल पे करना है, एक आपकी प्रोविंशियल लेवल की टीयर होगी और एक आपकी लोकल गवर्नमेंट की हो जी। गई। जब ये सारी टीयर्स आपकी मिलकर इकट्ठे काम करेंगी तो क्यों नहीं आपका मुल्क चलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें लोकल गवर्नमेंट को जो है वो फरोग देना है। जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट अब आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर तो लोकल गवर्नमेंट का नामो निशान ही नहीं रह गया।
बड़े सालों से ऐसे चल रहा है सिस्टम। और जो पावर्स हैं, वो एमएनएज़ और एमपीएस के हद तक ही महदूद होकर रह जाती हैं। तो हमें इसको ग्रास रूट लेवल तक नीचे लेकर जाना है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, तो हमारे मसले मसाइल जो ग्रास रूट लेवल के होंगे, वो हल नहीं हो सकते। तो अब सबसे पहले तो हमें ये चीज़ करनी। उसके बाद हम जो रिफ़ॉर्म्स की अगर आप बात कर लें, देखें मैं यहाँ पे मैंने पहले भी टॉक शोज़ में कहा कि हमें अपने ब्यूरोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। उसकी मैं आपको मोटी वजह ये बता दूँ कि जब आपके अवाम जाती है, कोई काम करती है या उसका कोई काम होता है, किसी इदारे के साथ होता है, तो वो सारा प्रोसेस ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही गुज़रता है। एंड बिल्कुल। रिज़ल्ट जो है, एंड डिलीवरी जो है, वो ब्यूरोक्रेट ही उसको दे रहा होता है। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके पड़े हैं। तो हमें इस रिफ़ॉर्म्स के ऊपर भी हमें जो है इस पे डायलॉग करना है सबसे पहले। जी। देखिए, जहाँ तक आपने यूनिट्स की बात की और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने से मेरी अपनी ज़ाती राय है कि क्या मसला हल हो जाएगा? आप मुझे बताएँ, क्या आप उससे अपने मुल्क की करप्शन कम कर सकेंगे? एग्ज़ैक्टली। क्या आप उसमें मेरिट लेकर आ सकेंगे? अगर आप उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में अगर कर सकेंगे, तो आप उसी तरह बड़े भी जो सूबे हैं, उनमें भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हमें थोड़े से पाकिस्तान को जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको मिलकर इकट्ठे बैठना है और वन पेज पे होना है और पाकिस्तान का एक एजेंडा लेकर आना है, जिससे हमारा मुल्क चल सके। अच्छा नताशा साहिबा, मैं जहाँ तक आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे आपने कहा कि हम सबको एक जगह पर बैठकर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, तो हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी में एक बड़ी रेजिस्टेंस नज़र आती है। तो क्या आप लोग मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं? देखें, आज़ाद कश्मीर में जो हमारे साथ हुआ, मैं कहती हूँ कि सरासर धांधली की बिना पर हुआ। जिस तरीके से नून लीग ने अपने गुल्लू भट्टों को और अपने जो आप कह लें इनके हैं गुंडे, उनको इन्होंने जिस तरीके से फ़रोग़ दिया और एक इजाज़त दे दी कि वो आएँ, आके पोलिंग्स डिसरप्ट करें, वो आएँ, आके जो है वो अपने जो है वो सिस्टम को पोलिंग डिले करवाएँ। कुछ तो पता चला कि जी पोलिंग बैग्स ही उठाकर ले गए। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है। हम आज तक क्या अपने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सके? ये कैसी आपने मतलब हमारी ये हम किस मोड़ पर आ गए हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जैसे जो कि कुछ ही हलकों के ऊपर मुश्तमिल है इलाका, अगर हम वहाँ भी प्रॉपर इलेक्शन ना करा सकें, जिसमें लेट्स से देखें इलेक्शन सारी दुनिया में होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात भी करती चलूँ कि जिस तरीके से ये टर्नआउट भी आया, अब मैं तो हैरान हूँ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आप अगर हिस्ट्री निकाल लें, जी। तो कभी भी आप देखेंगे कि जी 90%, 99%, 95%, 80% टर्नआउट, ये बहुत एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतना कम सरासर टर्न आउट है। पहली दफ़ा ऐसे हुआ, सरासर जो है नहीं धांधली है। टर्नआउट इनका इन्होंने ज़्यादा दिखाया है। जब एजेके के फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के इलेक्शंस हो रहे थे, तो सारे जो हमारे मीडिया के भाई हैं, बहनें हैं, वो उधर पहुँचे हुए थे मौके पर। अगर आप उनकी वो सिर्फ़ बातें सुने जो उन्होंने आके मीडिया पे की, तो वो तो ऐसे कहते थे कि जी टर्नआउट ही कोई नहीं है, यहाँ पर तो लोग ही नहीं आए वोट डालने। तो ये आपका इंडिपेंडेंट मीडिया जो है वो ये रिपोर्टिंग कर रहा है और जब आपके रिजल्ट निकल रहे हैं पोलिंग स्टेशन से, तो वो तो वो 99% बिल्कुल आपके मुख्तलिफ और वोट बरअक्स कास्ट दिखाई हुए हुए देते हैं, हैं। वो 90% अच्छा। आपके वोट कास्ट हुए हुए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तो अवाम वैसे भी बाहर के ममालिक में और खासकर यूके और इंग्लैंड, वहाँ पर बसती है ज़्यादातर। तो ये आप इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तो फिर पीपल्स पार्टी जो है, अब आप बताएँ कि वो खामोश रहे इस सरासर ज़्यादती के ऊपर, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हमने अपने प्रोसेस को बेहतर करना है। हम बात करें तो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, हम वो उसकी बेहतरी की बात करें। देखिए आने वाले वक़्त में अगला इलेक्शन आएगा तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी। नून लीग इस वक़्त जो है वो इस वक़्त आप अगर देख रहे हैं तो वो आइसोलेशन का शिकार बनती जा रही है बिकॉज़ ऑफ इट्स ओन पॉलिसीज़। नून लीग के साथ पहले पीटीआई ना उठना बैठना गवारा करती है। अब पीपल्स पार्टी जो एक पार्टी उनके साथ उठ रही थी, बैठ रही थी और उनके बजट पास करा रही है, उनके कोरम पूरे कर रही है, तो क्या वो फिर हमारे साथ जो है अब तो पीपल्स पार्टी उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं कर रही। तो ये उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से है कि वो आइसोलेशन का शिकार बन रही है। अच्छा नताशा साहिबा, अगर हम बात कर लेते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही हवाले से, और आपने जैसे कहा कि वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से आइसोलेशन का शिकार होगी, लेकिन अगर नून लीग यहाँ पर एक स्टांस ऐसा लेती है और वो कहती है कि हम इसके ऊपर बैठकर बात करते हैं और इस मसले को यहाँ से हल करते हैं, तो आप
पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या होगा? क्योंकि हम देखें पंजाब की जब बात होती है तो पंजाब में जब हम जनूबी पंजाब की बात करती है तो उस पर तो सब बैठकर बात करते हैं, वहाँ पर करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन का वक़्त अभी उसमें बाकी है, लेकिन जब हम सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है कि वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कहती हूँ कि ये सवाल आपको करना चाहिए, ताकि अवाम को भी पता चले और अवाम को ये एक जो है ज़ाहिर होनी चाहिए चीज़। देखें जनूबी पंजाब की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, जी, पंजाब का बजट आता है, पंजाब की एक एक सिविल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी एक परसेंटेज ऑफ नौकरियाँ होती हैं। जी, आपका सारा बजट, आपकी सारी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी हर चीज़ जो है वो पंजाब के अपर पंजाब में लग जाती है। जी, अच्छा 30% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब लिव्स इन साउथ पंजाब, तो जी, उसको उसके हवाले से उसको 30% उसका शेयर भी मिलना चाहिए, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ बजट हो और इन वट एवर फॉर्म। पर अगर आप लोगों की आवाज को और लोगों की आप आवाज को दबाएंगे और उनकी अगर आप बात नहीं मानेंगे तो इंतशार तो फैलेगा। बिल्कुल। जनूबी पंजाब बहुत अरसे से और बड़े अरसे से ये कहता आ रहा है कि हमें अपने हक से महरूम रखा जा रहा है। जी, सारा वो देख रहे हैं, जनूबी पंजाब की आवाम देख रही है कि किस तरीके के साथ अपर पंजाब में, पंजाब आप कह लें क्या, लाहौर हो गया तो फैसलाबाद हो गया, ये बस कुछ 2-4 ही इलाके हो गए, उसके बाद तो पंजाब है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पीपल्स पार्टी ये भी कहती है, देखें करारदाद हमारी मंज़ूर हुई भी है। जी, बड़े साल हो गए इस करारदाद को मंज़ूर हुए, बहावलपुर के जो करारदाद है। जनूबी तो पंजाब। अगर आपने शुरू करना ही है, तो आप यहाँ से शुरू करें। ठीक है। जहाँ पे करारदाद भी आपकी मंजूर है, आपके जो 2/3 अक्सरियत भी आपको मिली हुई है, तो ये आपके लिए एक ईज़ी मरहला है, तो आप इधर से शुरू कर सकते हैं। सिंध की आवाम तो नहीं कह रही ना कि हमें क्या कहते हैं, हमें हमारा बजट नहीं मिलता, हमें हमारी नौकरियाँ नहीं मिलती, ये जनूबी पंजाब की आवाज़ है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अच्छा नताशा, यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। एक, जिस तरह आपने कहा कि अवाम की आवाज़ को दबाने की जो है वो कोशिश ना की जाए, ठीक है? और आज के दौर में आवाज़ दबाई भी नहीं जा सकती क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, हम कितना भी किसी चीज़ को दबा लें, कहीं न कहीं चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। दूसरा ये कि डेफ़िनेटली जो करारदाद मंज़ूर हो चुकी है, वहीं से काम शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और नून लीग की गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आप आएँ बैठें, हम पहले जो है जनूबी पंजाब को अलग करते हैं और सूबा बनाते हैं, बहावलपुर अलग करते हैं और वहाँ पे सूबा बनाते हैं, हम पंजाब में ये सब करने के लिए तैयार हैं, तो सिंध में इसके लिए हामी भरे, तो तब क्या पीपल्स पार्टी इसकी हामी भरेगी कि ठीक है, अगर पंजाब में पहले हो जाता है तो उसके बाद हम भी इसके लिए तैयार हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस तो बहुत क्लियर है। वो तो नहीं चाहती कि सिंध को जी आप सूबों में बाँट दें। और अगर मरियम नवाज़ ऐसे कहती भी हैं और अगर उनका मूड ऐसे बनता भी है पंजाब के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में बड़ा बेहतरीन है कि अब आप आपने खुद ही ये तजवीज़ ही दे दी। बड़ा बेहतरीन तरीका है, हम पंजाब से शुरू करें, उस मॉडल को देखें कि वो कैसा है। जी, क्या वो आया कि सक्सेसफुल मॉडल बना है कि नहीं? ठीक, हम देखें पाकिस्तान जो है वो तजर्बात से उसको अब 79 इयर्स हो गए हैं और वो तजर्बात से ही गुज़र रहा है। पाकिस्तान में आप मुझे बताएँ कि कंसिस्टेंटली हुकूमत जो आप कह लें पार्लिमानी निज़ाम जो है आपका डेमोक्रेसी है, वो कंसिस्टेंटली कब चली? कभी भी नहीं। एग्ज़ैक्टली, ये तो अभी वेरी रिसेंटली हुआ कि जी हमारी 5 साल की हुकूमत जो है, वो पीपल्स पार्टी ने पहले जब 2008 से लेके 13 में की और मुद्दत वो पूरी की। तो जब आपने एक चीज़ सिस्टम को सही तरीके से चलाया ही नहीं, तो उसके ऊपर एक और तजर्बा करना ये खतरनाक और खौफनाक भी हो सकता है। पाकिस्तान जो है इस वक़्त एक मुश्किल मरहले से गुज़र रहा है। एक तरफ आप हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे इर्द-गिर्द जो है वो अब इंडिया जो है आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर आया हुआ है और इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा है। तो हमारे जब एक सूरत-ए-हाल जब एक मुल्क की इस किस्म की बनी हुई है कि हम एक इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं, तो क्या उसके ऊपर नए सूबे बना देना और क्या उसके ऊपर एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देना, क्या वो वाइज़ बात होगी? उसके अलावा पाकिस्तान जो है इस वक़्त लोन की हालत में है, डेट की सूरत में है। तो जो हम नए सूबे बनाने की बात करते हैं, तो क्या हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका पैसा, इसका बजट, इसकी सेक्रेटेरिएट इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं? ये सारी चीज़ें डिबेट होनी चाहिए एग्ज़ैक्टली। और ये पार्लियामान में डिबेट होनी चाहिए रादर कि आके टीवी पे आके या मीडिया के सामने ऐसी बातें करें, पहले इसको पार्लियामान में लेकर आएँ, ताकि उसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट हो, जो एक तौर तरीका होता है, आइन में भी यही लिखा है।
बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक तो डेफ़िनेटली डिबेट होनी चाहिए, और दूसरा जो पॉइंट आपने उठाया कि क्या हम माशी तौर पर इस चीज़ के मुतामिल हो सकते हैं एक ऐसे टाइम में जब हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द-गिर्द इकॉनमी की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, और मौजूदा जंग के बाद हम देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और हम बाकी जगहों पर भी सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की कोई बात आगे प्रोसीड होती है और इसके ऊपर मज़ीद कोई काम किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि हम माशी तौर पर इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? देखिए, अब इसको प्रोसीड करने में जैसे आपने बात की, ये तो अभी मैं कहती हूँ बात छिड़ी है। ये तो एक बड़ा लंबा एक सफ़र है, इतनी आसानी से तो ये नहीं होने वाला। हमें पहले इस पे डिबेट करनी पड़ेगी, पार्टीज़ को जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आना पड़ेगा। पहले ये सूबों से पास होगी 2 तिहाई अक्सरियत से, फिर उसके बाद सेनेट में नेशनल असेंबली जाएगी, सेनेट में जाएगी। ये इतना आसान तो है नहीं, आइन में तो पूरा इसका तरीका लिखा हुआ है कि किसको किस तरीके से पास करना है। तो इसके ऊपर इसमें जल्दबाज़ी भी करना मैं कहूँगी, इस टाइम पे जल्दबाज़ी भी करना बहुत हमारे पाकिस्तान के लिए एक ये खतरनाक इक़दाम हो सकता है। सही। बहुत शुक्रिया नताशा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थीं, और जैसे उन्होंने कहा कि इस वक़्त सबसे हमें डिबेट करने की ज़रूरत है और साथ बैठकर डिबेट करने की ज़रूरत है, बजाए इसके कि हम टेलीविज़न पर बैठकर इनफ़रादी तौर पर बयानात दें। बेहतर है कि हम सब बैठें और उस पोज़ीशन पर बैठें जहाँ पर आमने-सामने बैठकर हम इस ढांचे के हवाले से डिबेट कर सकें और देख सकें कि ये कितना कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। और दूसरा उन्होंने मशवरा दिया कि जो करारदाद पहले मंज़ूर हो चुकी है, सबसे पहले उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, ताकि हम इसके जो ट्रायल हैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली बात हो सके। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और हम बात कर रहे थे सूबों की बहस के हवाले से, और नताशा दुल्ताना हमारे साथ थी और उन्होंने बात की कि सबसे पहले तो जो करारदाद मंजूर हो चुकी है हमें वहीं से शुरू करना चाहिए, और वहाँ की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम इन्हें देखेंगे कि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये बात जो है ये डिबेट के काबिल है, और ये डिबेट हमें साथ बैठ कर करनी चाहिए। इनफरादी तौर पर टेलीविज़न के ऊपर बात करने से बेहतर है कि तमाम जमातें एक जगह पर बैठे और इसके ऊपर बात करें। और ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है के बजाय इसके कि बयानबाजी के ऊपर हम फोकस करें। मेरा ख्याल और सबका ख्याल यही है कि सबसे पहले बैठकर आमने सामने बात होनी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से बात कर लेते हैं। अशबा कामरान हैं, सीनियर तजज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अशबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अशबा, आजकल जो सूरत हाल चल रही है और आप सोशल मीडिया पर भी देख रही होंगी और करंट अफेयर्स में भी यही मौजू ज़ेर बहस आ रहा है कि पाकिस्तान में जो है इंतज़ामी यूनिट्स की बुनियाद पर डिवीज़न होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया सबसे पहले तो इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहते हैं, लेकिन सूबे नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखें, जहाँ हमारे इतने मोहतरम वज़ीर साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तबाह हो गया, और ये बात शुक्र है कि 80 साल के इस तजुर्बे पे आज हमारी हुकूमत वो ज़बान बोल रही है जो एक आम आदमी, एक आम शहरी इस मुल्क का बोल रहा था, और ये बावर करा रहा था अपने अशराफिया को और अपनी जो पॉलिटिकल एलीट्स है कि ये सिस्टम तबाह हो चुका हुआ है, लेकिन ये लोग मानने से पे राजी नहीं थे। लेकिन शुक्र है कि आज ये इन्होंने हमारी इमामत में ये नमाज पढ़ी, और ये हमारी इमामत में ये बात बावर करा दी हम लोगों ने कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो अब इसी सिस्टम में अगर आप सूबे बनाने जाएंगे, तो आज मेरा सवाल ये कि अगर आप 10 से 12, 15, 25 सूबे भी बना लेते हैं, तो क्या अगर हर सूबा हमारी मैडम मरियम नवाज साहिबा की तरह की ख्वाहिशात रखता होगा कि हर चीफ मिनिस्टर 12 अरब का जहाज लेगा, अपनी तशहीर करेगा, तो फिर फायदा क्या होगा? सो अच्छा उससे अशफाक, बहुत थोड़ा-सा बेहतर एक है। आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि अच्छा, अगर सूबा नहीं होगा और इंतज़ामी यूनिट्स होंगे तो क्या क्या डिफरेंस क्या होगा उस ढांचे में? इंतजामी यूनिट्स का मतलब है कि जहां तक मेरी समझ, और मैं समझती हूँ कि अगर इसको, जैसे अभी आपने कहा कि इसको एक पब्लिक डिबेट करना चाहिए, हुँ। और पब्लिक डिबेट
मेरा ये ख्याल है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, पंजाब के 12 या 10 या 12 अजला है, डिविजन्स हैं, जी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होने चाहिए। हर डिवीजन का हेड जो है वो एक कमिश्नर होना चाहिए जी और उसके नीचे उस पॉलिटिकल साइट एक मेयर और उसकी लोकल बॉडी टीम होनी चाहिए जो सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो करे। उससे क्या फायदा होगा कि जैसे 18वीं तरमीम के बाद आपने देखा कि सारे फाइनेंशियल्स सूबों को ट्रांसफर कर दिए जी गए हैं, तो इस तरीके से वो जो एक शख्स कमिश्नर जो हुकूमती शख्स होगा वो अकाउंटेबल होगा उस सब पैसे का, पब्लिक टैक्स मनी का जो उस सूबे को दी जाएंगी। अच्छा, लेकिन और यहाँ मैं पर समझती हूँ सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो होता है मिस यूज़ ऑफ पावर का, क्योंकि जहाँ पर भी हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं वहाँ पे मिस यूज़ ऑफ पावर का भी बहुत जिक्र होता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऑटोमेटिकली जब छोटे डिविजन्स होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि जी देखें जब आप सूबे बनाएंगे या इस डिवीजन को अगर आप सूबे की शक्ल देना चाहेंगे कि हर डिवीजन में एक चीफ सेक्रेटरी हो, एक आईजी पंजाब हो, नहीं, तो फिर तो वहां पे वही बात होगी जो आप कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसी पावर को कम करने के लिए आप उसके एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी जो सिर्फ मेयर के साथ उसके फाइनेंशियल सेटअप्स बने, लेकिन ऊपर आप समझते हैं कि एक सूबा है उसका एक गवर्नर हो जो मेन अकाउंटेबल हो फाइनेंशियल असिस्टेंस का टू द प्रोविंस। ओके आप एक सूबे के अगर 10 सूबे तोड़ के बना देंगे तो मुझे बताइए कि आज हमारे पास ये हाल है। आपने खुद देखा कि नेपरा ने बताया कि हमने बगैर आईपीपी को बिजली बनाए $26 बिलियन पिछले 4 साल में दिए। तो आप मुझे बताइए जब ये सूबे बन जाएंगे और यहाँ पर आईएमएफ के ऊपर लोन का बोझ है, तो वो तो ये आज के जो बजट है जो 4 सूबों का बजट है ये 25 में डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये 25 से गुना बढ़ जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर डिबेट करनी चाहिए और आम आदमी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ये सिर्फ बंद असेंबलियों में और वहां तक नहीं रखना चाहिए, वहां पे तो वो फाइनल डिसीजंस होने चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आप देखिए कि इससे पहले सूबा बनने से पहले भी तो पाकिस्तान एक वन यूनिट था ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर वन जो था उसमें डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे अच्छा, और दैट वाज नॉट अ बैड। अच्छा भाई, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है कि ठीक है, ये वक्त है कि हमें बैठकर इस पर डिबेट करनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि यही वो वक्त है जिसमें हमें अपने बाकी मसाइल, जिसमें जैसे अभी आपने कहा कि बगैर बिजली के यूनिट्स बनाए, बगैर हमने 26 मिलियन जो है वो अदा किए हैं, तो वो सारे ऐसे मुआहदे जो हमारे हलक में फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और आवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर भी अभी बैठकर बात करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, देखें सिस्टम क्या है, ये वो सब सिस्टम है ना जी। बिल्कुल। ठीक है, सिस्टम सिर्फ, अब आप ये देखिए, छोटी सी बात देखिए कि आप ये देखिए कि आपके जो अदालती जजेस की तनख्वाहें हैं, जी ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें हैं, आईपीपीस को पैसे देना है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है लेकिन कोई उस मामले में बात नहीं कर रहा। ठीक है, आपके पास आप ये देखिए कि यहाँ पर लोगों के पास बिजली एक यूनिट 199 से 200 यूनिट होने पे लोगों को 6-6 महीने पेनल्टी दी जा रही है। तो जी ये वो है जो कौमी अवामी मसाइल हैं, हमें उन अवामी मसाइल का एक हल निकालना है। और मैं समझती हूँ वो अवामी मसाइल हल हो सकते हैं अगर आपके यूनिट्स छोटे हों और एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल, अगर आपकी इजाजत हो, कि अगर एक कनाल का घर है तो एक कनाल के घर में रहने वाले का बजट, उसके लोगों का रहना, उसके बजटिंग ही फर्क होगी ना। बिल्कुल। और एक जो 1 एकड़ के घर में रहेगा वो एक कनाल के घर की बजटिंग और पॉलिसी या वो सब चीजें तो उधर नहीं इम्प्लीमेंट करेगा ना। बिल्कुल। तो आपकी पॉलिसी, अब प्रॉब्लम ये है कि आज ही मैं टीवी पे देख रही थी कि लाहौर शहर में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बैठ के कहा मुझे पंजाब के सूबे की दुकानों की इंफॉर्मेशन नहीं। ये क्या पॉसिबल है, मुझे बताएं। क्या एक चीफ मिनिस्टर, एक आईजी, अब आप ये देख लिए लाहौर में, गाजियाबाद में क्या हुआ, या इस तरह से और रोज रोज क्या हो रहा है। ठीक तो है। मेरा सवाल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक आईजी पंजाब या इसके लिए पूरे सूबे का
इंसाफ या उसका करना बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल है। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अशफा, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए तो उसका तरीकाकार फिर आपके नज़दीक क्या रेफरेंडम होना चाहिए या वफाकी पार्लिमानी जमातें ही बैठें और इसका हल निकाल लें? बहुत अदब के साथ मैं तो समझती हूँ कि रेफरेंडम की भी जरूरत नहीं है, आवाम तो ऑलरेडी बोल रही है। और अगर इन्हीं लोगों से बैठ के हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी चलाने हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि आप ये पार्लिमानी निज़ाम एक तो ख़त्म करें, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेकर आए जहाँ पे यूनिट्स बनाए जाएं और उनके ऊपर आप एक गवर्नर रखें और अपने अखराजात कम कीजिए। लेकिन अगर आप सूबे बना देंगे, आज 3 खानदान यहाँ पर रूल कर रहे हैं, फिर इन्हीं खानदानों में से 15 और खानदान निकल आएंगे और वो 15 खानदान जो है वो हमारे 25 से 30 सूबों के ऊपर बैठ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि आम आदमी की आवाज सुने ये लोग और हमें मौका दिया जाए, क्योंकि हम तो देखें ये बातें ऑलरेडी कर ही रहे हैं। हमारी ये आवाज पार्लियामेंट तक अब तो पहुंच गई है, हमारी वही आवाज अब पार्लियामेंट भी यही बात कर रही है ना। कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़े वजीर है, वो प्राइम मिनिस्टर को आज उन्होंने कल क्या कहा कि आप ऑडिट कराएं, लेकिन उन्होंने अपनी ही वजीर आजम पे ये अदम एतमाद का इजहार किया कि आपके लोग ऑडिट नहीं कराएंगे, आप थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं। जहां मुल्क इतना कोलैप्स सिस्टम हो गया हो कि एक आम लोग, वो हम तो कह ही नहीं रही है बात ना, तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम को लपेट कर एक नया सिस्टम, जीरो सिस्टम से लगाना चाहिए। अच्छा और वो अशफा, सिस्टम अगर होना हम ही एक बिल्कुल नया सिस्टम लगाते हैं और ज़ीरो से शुरू करते हैं तो उसके लिए भी तो अखराजात बहुत ज़्यादा चाहिए ना। तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें अपना अखराजात कम करने हैं और फिर हम एक तरफ से कह रहे हैं कि हमें एक पूरे सिस्टम को ज़ीरो से शुरू करना है, तो फिर तो अखराजात को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उस नए सिस्टम को लगाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपके साथ बहुत अदब से कहूंगी कि हमारे मुल्क में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा। अगर एक सूबे की वज़ीर को हम 12 अरब का एक आम लोगों के पैसों से आपने खरीदा ना, अपनी जेब से तो नहीं लिया ना, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपने 12 अरब का जहाज ले लिया, 26 बिलियन डॉलर के आईपीपीस को दे दिए, तो किसके पैसे थे ये? हमारे पैसे थे ना। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि मुल्क में पैसे की कहीं कमी नहीं है, कहीं पे भी 1 रुपया, कहते हैं एक पैसे की भी कमी नहीं है। वो सब पैसे आप हमसे ले रहे हैं ना। आप रोज लेवी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे से आप जेबों से निकाल रहे हैं ना। तो मेरा सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि हम अपना, हमारे पैसे का ज़िया हो रहा है इन लोगों की ख्वाहिशात के आगे। तो इसी को खत्म, इन लोगों को तो अब हटा देना चाहिए, इनके सामने, इनको तो अपने सिस्टम के सामने लाना ही नहीं चाहिए। और ये बना देना चाहिए कि वो शख्स जिसने पिछले 20 साल में भी सियासत में हिस्सा लिया, वो अब इस नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और मेयर सिस्टम पे जो है वो नहीं आएगा। और लोकल बॉडी सिस्टम को करें, वहां पर आप नए लोगों को लाएं और उन लोगों में देखें, मेयर ही की सियासत है। आप बड़े बड़े दुनिया के शहर देखें, वो सारे उनके मेयर्स उनको रन कर रहे हैं, एक एमपीए या एक गवर्नर या एक चीफ मिनिस्टर उनको रन नहीं कर रहा है। तो ठीक है। तो ये आप पहली बात, कोई फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक रोना है, रोया जाता है। आप, मेरा एक लेकिन अशफा, अभी सवाल है, आपने कहा ना कि हमें अपने अखराजात भी कम करने होंगे, तो फिर वो कौन से अखराजात हैं जिन्हें हमें कम करने की ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये वो अखराजात है जो मिनिस्टर आफिया को दे रहे हैं। हम 12 अरब का जहाज नहीं लेकर देंगे ना कमिश्नर को, जब 1 यूनिट होगा। हम एक मेयर को 1 अरब रुपए का जहाज नहीं लेकर, 12 अरब का जहाज नहीं लेकर देंगे। हम उनके ऊपर उस सिस्टम में फिर हम लोग खुद भी शमूलियत अख्तियार करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपके तवज्जुह से एक और बात भी कहना चाहूंगी, एक आम पाकिस्तानी के लिए, इन्होंने सियासत को इतना गंदे तरीके से पेश किया है कि एक आम पढ़ा लिखा शख्स या एक कॉन्फिडेंस जिसमें होता है, वो सियासत की तरफ आना ही नहीं चाहते। अब ये वक्त आ गया कि हम, मुझे, आपको, हर पाकिस्तानी को अपने लिए, अपने मुल्क के लिए एक सियासत का हिस्सा बनना होगा। ठीक है, सियासत सिर्फ ये नहीं है जो ये इन्होंने हमें करके दिखाई है, सियासत तो एक इबादत है। और जो भी एक पीस ऑफ वर्क हम करेंगे, वी विल बी पेड फॉर इट। तो ये सिस्टम तो देखिए, एक बात तो है कि ये सिस्टम तो खत्म हो चुका है। अब आइए कि नए सिस्टम में हमने कैसे उसको फाल करना है, उसकी वो सारी खदोखाल बनानी है तस्वीर, जिसमें अखराजात भी हैं, लेकिन इनसे तो फिर भी बेहतर होंगे। लेकिन अगर देखें 22 सूबे बना के
इन्हीं लोगों से सूबे बनवाए, इन्हीं से पार्लियामेंट में बैठ के आईनी तरमीम कराए। और आज 3 खानदान है। आज वजीर आजम चचा है, एक भतीजी वहां पर है सूबे में, कल 3 भतीजियां, 2 भतीजे, हर एक के निकल आएंगे। तो फिर हमें क्या मिला? तो सही। मैं समझती हूँ कि अब वक्त आया कि हम कोई एक चीज भी उन बंद कमरों में आवाज ना इनको उठाने दें। सिर्फ एक आवाज हो, और वो आवाज हो जो लेकिन रेफरेंडम के मैं इसलिए नहीं कहती कि जैसे आपको पता है इलेक्शंस में डब्बों में से हम कहते कुछ है, डालते किसी और के, और डब्बों में से निकलता कुछ और है। जी। ठीक है। सो मैं नहीं समझती कि हम लोग इस वक्त आज की स्टेट में हमारे जो इदारे हैं, जो वो रेफरेंडम की या हम जो एज ए पाकिस्तानी, वो हमें रेफरेंडम को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, इस प्रपोजल को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आशबा कामरान सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने यही बात की कि तो हमें उन अखराजात को कम करने की ज़रूरत है जहाँ पर कटौती लाजमी है। उसके अलावा हमें ये जो सूबे हैं इनके ऊपर बैठकर बात करने की ज़रूरत है, नए ढांचे बनाने की ज़रूरत है। और बात यही है कि बात उन्होंने की कि हमें सूबे नहीं बनाने, हमें इंतज़ामी यूनिट्स बनाने हैं जहाँ पर अखराजात को बेहतर अंदाज में कम किया जा सके। यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मज़ीद पहलुओं के हवाले से, क्योंकि हम बात करें पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों की जो बुनियाद के ऊपर हम बात करें हैं, डिवीज़न होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये तो जान लिया कि पीपल्स पार्टी क्या कहती है, हमने ये भी जान लिया कि हमारे तजज़ियाकार क्या कहते हैं, लेकिन कानूनी जो इस्लाहात है वो इस हवाले से क्या कहती हैं और हमारे आइन और कानून में इसके हवाले से क्या गुंजाइश मौजूद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदार बलख शेर खान साहब, शेर खोसा साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। माहिर कानून है सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आर्टिकल 239 के तहत अगर हमें कोई तब्दीली करनी है किसी सूबाई सरहद के साथ, तो उसका आइनी तरीकाकार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो ये तो जो फेडरेशन है, फेडरेशन ने यूनिट्स डिसाइड करने होते हैं कि यूनिट्स का मतलब है कि अभी जिस तरह 4 यूनिट्स हैं, 4 सूबे हैं जी। और अगर 4 सूबों को आपने स्प्लिट करना है 8 सूबों में, तो ये जो पार्लियामान है, ये पार्लियामान ने अमेंडमेंट लेकर आएंगे और कानून साजी करेंगे और लेजिस्लेशन करके लेके आएंगे जी। और तब उसके बाद जाकर जो है ये सूबे बनते हैं। जिस तरह आप एक हाई कोर्ट बनाते हैं या हाई कोर्ट्स की आप बेंच लेके जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री बेंच बनाते हैं, तो ये प्रेरोगेटिव होता है आईने जो कानून साज असेंबली का, जी। जो आईने पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, जो आईने पाकिस्तान में किसी किस्म की भी अगर कोई जिस तरह जुडिशियल अमेंडमेंट्स की थी तरामीम लेके आए हैं, तो ये ऐसे ही होगा। और ठीक है। ये इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और पीपल ऑफ पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सूबाई असेंबलियां करती हैं और नेशनल असेंबलियां करती हैं। जी। तो लिहाजा ये अमेंडमेंट आएगी तो उसके बाद जाके सूबे स्प्लिट होंगे और फिर जाकर उस सूबे के एक गवर्नर अपॉइंट होगा। ये पूरी की पूरी एक लेजिस्लेशन सर होनी है। इस प्रोसेस को ही मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एक अगर आदमी जानना चाहता है कि इस मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर अगर यूनिट्स जो है तब डिवाइड किए जाते हैं या नए सूबे बनाए जाते हैं, तो उसकी जो करारदाद है वो सबसे पहले हम कौमी असम्बली में लेके जाएंगे या सेनेट में लेके जाएंगे, और फिर वहाँ से वो किधर जाएगी, फिर सूबाई असम्बली का इसके अंदर क्या किरदार होगा, और 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत हमें सूबाई असम्बली में चाहिए होगी या तीनों में चाहिए होगी? ज़रा एक्सप्लेन कर दें प्रोसेस वाइज। ये आपको एक सीरियत चाहिए होगी आपके पार्लियामान में, जहाँ पे मेंबर नेशनल असेंबली बैठती है, उसके बाद ये सेनेट में जाएगी, या अगर इस सेनेट इसको अप्रूव करती है तो ये नेशनल असेंबली में जाएगी, उस पर बहस होगी और बहस और तकरार के बाद 2/3 मेजोरिटी के बाद अच्छा, ये जो एक सर टू ड्राफ्ट थर्ड मेजोरिटी है, ये तमाम अरकान की होगी या जो मौजूदा असेंबली में उस वक्त मौजूद होंगे? देखिए ये आपने सवाल बड़ा मजे का पूछा है, क्योंकि अगर तो देखे पीटीआई वॉकआउट करती है, जी। क्योंकि पीटीआई का ये मुझे नहीं पता उनका नुक्ता नजर अभी क्या तक है। तो वो प्रो हैं। वो
गो उनका नुक्ता नजर यही है कि ये इख्तियारात जो हैं ये आपको नहीं है, क्योंकि आप फॉर्म 47 के तहत आए हैं और आप अवाम की सही नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो अगर तो उनका ये इसमें स्टांस है, तो ये अमेंडमेंट में अगर नहीं भी आते तो उसके बावजूद 2/3 मेजॉरिटी जो है, अगर पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN मिलके इसको पास करती है, तो उसमें जिस तरह इन्होंने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स कहते हैं उनका जो जिस तरह इन्होंने लेके आए हैं, जिस तरीके से लेके आए हैं, उसमें भी पिक एंड चूज करके उठाकर धमका कर डरा कर पार्लियामान से वोट ले लिए गए और उसके बाद कुछ को डी नोटिफाई कर दिया गया, कुछ को सजाएं दे दी गई और नए इलेक्शंस करवा के अपने मन पसंदीदा लोग ले आए और इनके वोट पूरे हैं इस वक्त। जी। जब इनके वोट पूरे हो गए तो ये अमेंडमेंट्स, तो जिस तरह पिछली अमेंडमेंट्स आई हैं, ये अमेंडमेंट्स भी ऐसे ही पास कर दी जाएंगी। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ये चाहते हैं, हम अवाम पाकिस्तान, हम एज ए जुडिशियल, एज ए जिसको हम कहते हैं कि स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम ये चाहते हैं कि पूरी 25 करोड़ अवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए और PTI को इस पर मनाया जाए, राजी किया जाए, ऑपोजिशन के कंसेंट के साथ, डिबेट के साथ उनको बिठाकर, और तब जाकर और इमरान खान साहब से, जो इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर लीडर थे, जिस तरह बेनजीर भुट्टो शहीद बहुत बड़ी लीडर थी, जिस तरह एक वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब भी इसके जब खड़े हो गए अपने स्टांस पे, तो बहुत बड़े लीडरशिप और लीडर होने का सबूत साबित किया। इसी तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान को चाहिए, तमाम तर पार्टीज को, तमाम तर लीडर्स को, सब पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, सब पाकिस्तान की बका चाहते हैं, सब पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाए या तरक्की हो, यहाँ कारोबार चले। तो सबको इकट्ठे ऑन बोर्ड पर लेकर चल के ये आईनी तरामीम या ये सूबों की डिवीजन जो कर रहे हैं, ये उस तरह की जाए तो ये बहुत खूबसूरत अंदाज में काबिल कबूल भी होंगी और मुल्क तरक्की के राह पर गामजन भी हो जाएगा। अच्छा, हम अगर आईनी दफात की बात करें तो आइन के आर्टिकल 1 और 239 के अलावा और कौन सी दफात है जिसमें तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए? ये देखिए, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ग्रास रूट लेवल से ये करना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले तो 4 सूबों से के, जिस तरह बांग्लादेश एक सूबा था, वो तो मुल्क बन गया, टूट गया। तो आपको ये वोटिंग के थ्रू और इस पे आपको डिबेट करके लेके आना पड़ेगा, तभी जाके ये तरामीम आपके पास हो सकती हैं। सो इट इज अ सिंपल पेपर पेजर, और उस पे इनको उस पे लिखना पड़ेगा कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये सूबे बना रहे हैं, ताकि हर सूबा खुद कफील हो जाए। और ये जो हम बात करते हैं कि सारा बजट लाहौर पे लग गया, भावलपुर इग्नोर हो गया, मुल्तान डिवीजन इग्नोर हो गया, रहीम यार खान इग्नोर हो गया, हरीपुर इग्नोर हो गया, तो ये उस चीज को डाइल्यूट करने के लिए मेरा ख्याल है कि सूबे बनना जरूरी है। ज़रूरी है। अच्छा सर, रेफरेंडम की कानूनी हैसियत क्या है? रेफरेंडम की कानूनी हैसियत यही है, अगर मुसलमान हो तो मुझे वोट दे दो। सही। ठीक है, ठीक है। अगर रेफरेंडम कराया जाए तो क्या इसका नतीजा कानूनी तौर पर लाजिम होगा या सिर्फ मुशावरती हद तक है? देखिए, रेफरेंडम, आई एम सॉरी टू से, रेफरेंडम की जो कोई आईनी एक गुंजाइश और सकत नहीं है। ये तो एक राय लेने के लिए होता है कि किसी की राय ले ली जाए। जब पार्लियामान मौजूद है और अगर तो रेफरेंडम सही मायने में कराया जाए, तो उसकी फिर उसको फिर फॉर्म 47 ना बनाया जाए, फॉर्म 45 ही बनाया जाए, और फिर जो आवाम की राय है उसके मुताबिक पार्लियामान अपना फैसला दे दे। ठीक है, लेकिन सर रेफरेंडम हो जाता है और पार्लियामान अपना फैसला दे देती है, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको तब्दील करने के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको क्या लगता है इसमें कितना वक्त दरकार होगा? ये मेरा ख्याल है, ये अगर तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाती है, देन इट विल टेक डेज। लेकिन Okay. अगर ऑपोजिशन नहीं होती और सड़कों पे आती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अभी जितने हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में मुल्क चल रहा है, तो फिर शायद कोई तब्दीली आने के, और शायद कोई नेशनल गवर्नमेंट, कोई नेशनल सेटअप की तरफ हम गामजन हो रहे हैं।
अच्छा, और अगर हम इसी इंतज़ामी यूनिट्स की जानिब आते हैं और इसी के ऊपर डिवीज़न करने की बात करते हैं, तो ये डिवीज़न किस लिहाज से होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि उसके बाद हमने जो आपके बाकी मामलात हैं उनको भी डिवाइड करना है। एनएफसी अवार्ड्स की बात आ जाएगी, आपके दूसरे तरक्याती मंसूबों की बात आ जाएगी, तो उनकी डिवीज़न किस तरह से होगी फिर इसमें? देखिए, ये तो उसके बाद इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कुछ कोर्ट्स में रिटे जाएंगे। अब जिस तरह सपोजिवली अगर ये हर सूबे के, पंजाब के 8 यूनिट बनाते हैं, सिंध के 4 यूनिट बनाते हैं, केपीके के 4 यूनिट बनाते हैं, बलूचिस्तान के 6 यूनिट्स बनाते हैं, और अगर हर सूबे में एक इशू पे, टैक्सेशन पे एक रूल कुछ और है, दूसरे पे कुछ और है, तीसरे पे कुछ और है, देन द डिसीजन हैज टू बी टेकन। और इस सूरत हाल में जहाँ पे एम्बिग्युइटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन पाकिस्तान किसी मामले में खामोशी इख्तियार करता है, तो उसके लिए अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बना दी है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाएंगे, तो ये वो कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के एक मुतबादिल बना दी गई है, ये वो उसको फैसले करेगी और वो उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करेगी, और उस पर जजमेंट्स देकर ये जो सूबों के जो इश्यूज होते हैं, वो फेडरेशन या फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो उनको सेटल करती है। अच्छा सर, ये जो चीज़ें हैं ये आपके नज़दीक ये मरहलावार होनी चाहिए या एक ही बार होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है, चूँकि पंजाब में ये करारदाद पहले से मंजूर हो चुकी है और वहाँ पर जो है ये चीज़ें पहले इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अदर प्रोविंसेस। हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस तरह लंदन में 2005 में उन्होंने आइन तब्दील कर दिया, वुल्फ अमेंडमेंट्स ले आए, क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा तकलीफ थी और आवाम को बहुत तकलीफ थी। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमने ये देखा कि भुट्टो साहब को हटाया गया जिस तरीके से, और उनको असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया, जमहूरियत का भी कत्ल किया गया, आइन का भी कत्ल कर दिया गया, आवाम की राय का भी कत्ल कर दिया गया। और इसी तरह आप आगे चले, जिस तरह आगे चलता गया और ये सिस्टम, किसी ने आवाम का सोचा ही नहीं, किसी ने इकोनॉमी का सोचा ही नहीं, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि तेल की प्राइस कैसे कम करनी है, किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में आ जानी चाहिए थी, किसी ने सोचा ही नहीं कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका आपकी ग्रोसरी, आपकी क्रॉकरी, आपका चिकन, आपका मीट, वो सब का सब बूस्ट करेगा और आपकी आवाम की बसात से बाहर हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि चारों सूबों को, उनकी आवाम को, उनके पार्लियामान को एतमाद में लेकर, उनकी राय लेकर, इसमें एक्सपर्ट्स को बिठा दिया जाए, कोई नेशनल टाइप का सेटअप बनाया जाए जिसमें फौज की भी नुमाइंदगी हो, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी हो, जिसमें आपके कुछ डिप्लोमेट्स की उसमें जो है वो शमूलियत हो, जिसमें टेक्नोक्रेट्स की शमूलियत हो, और जो आवाम का दर्द और दुख समझते हो। ऐसी एक कमेटी बनाकर वो डिसाइड करेगा कि सिंध के 4 यूनिट होने चाहिए, केपीके के 4 होने चाहिए, बलूचिस्तान के 4 होने चाहिए, पंजाब के 6 होने चाहिए। सो इक्वालिटी के बेस पर, उनके रकबे के बेस पर, और जहां पे डेवलपमेंट आप जो कर सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं, ना कि डिग्रियां दे के आप। अब आप बदकिस्मती ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बलक शेर साहब, मैं आपसे बात कर रही थी कि जैसे भी आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, तो अदर देन इंतज़ामी यूनिट्स के अलावा और कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमें मौजूदा निज़ाम में करने की ज़रूरत है? ये निज़ाम बिल्कुल आवाम के लिए तबाह बर्बादी का निज़ाम है। कुछ सियासी जमातों के लिए तो शायद बहुत अच्छा निज़ाम हो। देखिए, आपको सबसे पहले एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी। आपको सस्ती एजुकेशन देनी पड़ेगी। आपकी एजुकेशन इज सो एक्सपेंसिव। आम बच्चा बीकन हाउस में, एलजीएस में, लर्निंग अलायंस में, सिटी स्कूल में नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं? वही जो उसातिज़ा हैं, उस वहां पे क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि वहां पे सरकारी जो आपके स्कूल्स हैं, वहां पे बहुत कम उनकी तनख्वाहें हैं। आप पेंशन के लिए तो हर कोई चाहता है कि मैं इधर ही कंटिन्यू करूं ताकि बिल्कुल। पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। आप उनको जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, लोन्स दे रही है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन अब आपने ये सोचना है कि लोन की रिकवरी कैसे आपने करनी है। अब अगर आप 1 करोड़ किसी को दे रहे हैं, तो 1 करोड़ की वापसी का सिलसिला भी आपने तैयार करना है। आप डिग्रियां दे रहे हैं, आप बेरोजगार कर रहे हैं, आप स्किल्स नहीं दे रहे। खुदाया इस पर काम करे। इस पे किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया।
अगर मोहसिन नकवी साहब जैसे इंसान अच्छा काम कर सकते हैं, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो खुदाया जो पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की शाह रग में बसती है, नून लीग भी बसती है, पीपल्स पार्टी भी बसती है, पीटीआई भी बसती है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी बसती है, एमक्यूएम भी बसती है, खुदाया अब अवाम के लिए सोचे, अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह ने आपका हज, रोजा, नमाज, ज़कात, खैरात पूछना है, वो आपकी जाती हो, जातियात होगी, ठीक है, लेकिन बहुत अल्लाह ने शुक्रिया। ये पूछना बलक है कि शेर तूने मेरी खोसा मखलूक साहब के हमारे लिए क्या साथ मौजूद किया। थे, माहिर कानून, और उन्होंने कहा कि यही वो वक्त है। मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और इस निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और रिफॉर्म्स नए इंतज़ामी यूनिट्स की सूरत में ही पॉसिबल हैं। और इन नए इंतज़ामी यूनिट्स को बनाने के लिए हमें आइन में, कानून में, ढांचे में हर तरह से एक मुकम्मल तब्दीली की ज़रूरत है, और उस पर बैठ कर बात होनी चाहिए, ताकि इस निज़ाम को जब तरतीब दिया जाए तो तमाम सूबों के तमाम मुतालबात को मद्देनज़र रखा जाए, तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए, और उसके बाद जो है एक नया ढांचा जो है वो बनाया जाए। और इसके साथ साथ न सिर्फ इंतज़ामी यूनिट्स की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमारा जो तालीम का निज़ाम है इसके अंदर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक तो हमारा ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रही है, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद भी है वो डिग्री लेकर फारिग बैठी है और वो नौकरियों का इंतज़ार कर रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बैठ कर बात करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर नए इंतज़ामी ढांचे लाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।